So, hello everybody. Today we are going to do current affairs, major current affairs which affect various subjects of UPSC preparation like polity, economy, history, international relations, etc. These are like the biggest events which have happened throughout the year, and we are going to complete the current affairs of national importance as well as the international importance, okay, in this video. Okay, so let's start. As you go ahead, you will understand like how we are moving ahead with understanding the current affairs, its implications and its applications in our UPSC preparation. ठीक है, चलो. So first topic is National Medical Commission Bill. So I have also written which subject in UPSC it will affect. Okay, so let's see. So first news was doctors across the entire country participated in a strike for about 12 hours to protest against National Medical Commission Bill. Okay, National Medical Commission Bill was in news. It seeks to what? To replace the Medical Council of India. ठीक है, तो आपको पता होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है. ये लॉ के जो भी क्या बोलते हैं कॉलेजेस है, एजुकेशन है, रेगुलेशन है, उसको रेगुलेट करता है. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिकल से रिलेटेड जो भी हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें उनको रेगुलेट करता है. तो इसमें क्या क्या आता है रेगुलेशंस में? इसमें आता होगा फीस आता होगा, एक्रेडिटेशन मतलब जो क्या बोलते हैं जो स्टार रेटिंग दी जाती है हर एक कॉलेज को, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम. ओके, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, एक्रेडिटेशन है, फ़ीस है, रिजर्वेशन है, कोटा सिस्टम है. ठीक है, तो ये सब चीज़ों को रेगुलेट पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया करता था. तो गवर्नमेंट ने नया बिल लाया, नेशनल मेडिकल कमीशन. तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विल बी रिप्लेस बाय नेशनल मेडिकल कमीशन. तो इसमें कैसा होता है ना, आपको क्या समझना है एज एन एस्पिरेंट, तो जब भी नया बिल आता है और वो जैसे कि अभी फार्मर्स बिल आया था, वो इतना प्रोटेस्ट हो रहा था. क्यों होता है? अगर एक नई चीज़ आ रही है तो प्रोटेस्ट क्यों होती है? क्योंकि ऐसा होता है कि जो पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, जैसे कि यहाँ पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उनका एक हेजेमनी बन जाता है. तो वो हेजेमनी अफेक्ट होने वाला होता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस बिल में कुछ ज़्यादा अथॉरिटीज़ आने वाली होती है. तो फिर वहाँ से रिवोल्ट होता है क्योंकि अथॉरिटी चेंज होने वाली होती है ना. तो इसीलिए ये तो सिर्फ एक न्यूज़ है, इसके पीछे आपको कैसे एनालाइज करना है वो मैं बता रहा हूँ. ठीक है, अभी फिर क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, बहुत सारे डॉक्टर्स आए रास्ते पे कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए. तो स्ट्राइक जब भी होता है तो गवर्नमेंट फिर उनकी बात सुनती है. तो फिर गवर्नमेंट ने क्या एग्री किया कि हम लोग ये जो बिल है इसको डायरेक्टली पास नहीं करेंगे, हम पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक कमेटी होती है पार्लियामेंट में कुछ मेंबर्स की, उनके पास भेजेंगे रिकन्सिडरेशन के लिए कि भाई जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बच्चे, उनके जो ओपिनियंस है उनको मायने उनको इम्पोर्टेंस देते हुए हम अमेंडमेंट्स कुछ ला सकते हैं क्या इस बिल में, और फिर आगे बढ़ सकते हैं क्या. तो ये है पूरा गवर्नेंस प्रोसेस. ये इससे आपको क्या क्या समझना है? एक तो आपको समझना है कि इन जनरल जब भी कोई बिल आता है तो उसमें प्रोटेस्ट होते हैं. अगर प्रोटेस्ट होते हैं तो प्रोटेस्ट के स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? जैसे कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आएगा, स्टूडेंट्स होएंगे, जैसे कि ये डॉक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये प्रोटेस्ट पे आए थे. ठीक है, तो जब ये होता है तो गवर्नमेंट इसका संज्ञान लेती है और फिर बोलती है कि क्योंकि प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, ये डेमोक्रेसी है, आपको आपकी बात बतानी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट जब इसका संज्ञान लेगी तो फिर वो अपने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ के पास भेजती है, उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं एज़ पर द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर मेडिकल कमीशन बिल, दिस इज़ फॉर ऑल द बिल. जैसे कि फार्मर्स प्रोटेस्ट का बिल हुआ, कोई भी बिल आता है तब ऐसा ही होता है. ये बैकग्राउंड स्टोरी आपको एज एन एस्पिरेंट पता होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट, इकोनॉमी. फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली informed the parliament that cryptocurrencies like Bitcoin are not a legal tender in the country as they are not backed by the sovereign. अभी मेरे को बताओ लीगल टेंडर क्या है? आप जो 10 रुपये का नोट या फिर 100 रुपये का नोट उसके ऊपर ना लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर, जो गवर्नर की उसके ऊपर साइन होती है. ठीक है, तो वो लीगल बन जाता है उसके बाद.
ये जो बिटकॉइन है, ये एक तो इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, ब्लॉकचेन से बना हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये लीगल टेंडर इंडिया में नहीं है। ऐसा नहीं होएगा कि आपको अगर कोई गाड़ी ख़रीदनी है तो आप 1 लाख रुपए के बिटकॉइन दे दोगे, समझो मारुति सुजुकी को, और वो आपको गाड़ी दे देगी इंडिया में। ये एक लीगल टेंडर नहीं है, आपको 1 लाख रुपए कैश या फिर बैंक से ही देना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लीगल टेंडर। जो इस देश में कोई भी चीज़ लेने या देने के लिए जो बिल पे आ सकती है, जो आप दिखा सकते हो बैंक अकाउंट में, वो लीगल टेंडर है, ठीक है। और कैश भी एक लीगल टेंडर ही है। तो ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि ये बिटकॉइन बहुत बूम में था वो टाइम पे, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि आप ये सब में फंसो मत, ये लीगल टेंडर नहीं है। गवर्नमेंट हैज़ अर्लियर कॉशन्ड पीपल नॉट टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, टर्मिंग इट एज पॉन्जी स्कीम्स। यहाँ पे आपके साथ स्कैम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये फाइनेंस मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स है। तो वाई दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट, सी आपको समझना पड़ेगा एज एन एस्पिरेंट कि कौन से चीज़ें इकोनॉमी में जैसे कि ब्लैक मनी, ये क्रिप्टो करेंसीज, ये आ रही है। और इकोनॉमी में कोई तो रिसेशन या फिर इन्फ्लेशन ना आए, उसके लिए हर एक चीज़ पे ध्यान रखना पड़ता है हमको। तो ऐसी कोई चीज़ आने वाली होती है तो गवर्नमेंट हमको सतर्क करती है, कॉशन लेना पड़ता है, कोई स्कैम ना हो, कोई ब्लैक मनी में ना फंसे कोई, ठीक है। तो इसीलिए न्यूज़ था। नेक्स्ट ये इकोनॉमी से था, और पहला वाला हमने सोसाइटी से किया था, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटी का न्यूज़। 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सप्रेस पब्लिक डिस्प्लेजर ओवर फंक्शनिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा एंड कॉल्ड फॉर हिज इम्पीचमेंट। अब ये न्यूज़ क्यों फेमस हो गई, देखो एक तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उनके जजेस कभी सामने नहीं आते, ठीक है। वो थोड़े से एनोनिमिटी में रहते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते रहते हैं, ठीक है। तो अनोनिमिटी में रहते हैं, और ये बहुत रेयरली ऐसा हुआ, या फिर ऑलमोस्ट पहली बार ऐसा हुआ कि ये चारों सीनियर मोस्ट जजेस है सुप्रीम कोर्ट के, वो सामने हैं और वो बोल रहे थे कि ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दीपक मिश्रा जी, मतलब उनके फंक्शनिंग से ये सीनियर मोस्ट जजेस खुश नहीं थे। अभी क्यों खुश नहीं थे? अभी क्या होता है ना, जो केसेस आते हैं, समझो सुप्रीम कोर्ट के पास 20 केसेस आए, बड़े बड़े वेरी बिग केसेस, तो ये केस किसको मिलनी चाहिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करते हैं। तो और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एक प्रोटोकॉल होता है कि वो सीनियर मोस्ट जजेस से भी कंसल्ट करे, पर वो हो नहीं रहा था, और इसीलिए थोड़ा सा क्या बोलते हैं, फंक्शनिंग इश्यूज़ आ रहे थे, और उन्होंने पहले बोलने की कोशिश की, पर वो जब नहीं सुना गया तो फिर वो लोग सामने आए। तो दिस इज़ लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और उसमें अगर कुछ भी हो रहा होता है, और अगर इतने बड़े लेवल पे होगा, तो वो अफेक्ट करेगा। और इम्पीचमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, ठीक है। अब ये जो वर्ड्स है इम्पीचमेंट, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एनोनिमिटी जो मैंने बोली क्यों ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजेस के लिए, वो होता है। सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्टेशन क्यों ज़रूरी है, ऐसा सोच सकते हो आप। सो हाउ टू एनालाइज अ न्यूज़ इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट न्यूज़। बेलांदूर लेक which is a heavily polluted lake in Bangalore city caught fire and burned for nearly 30 hours। देखो ये एक लेक है बैंगलोर में, जहाँ पे बहुत सारा प्लास्टिक वेस्ट ये सब बहुत जमा हो गया था उस लेक में, और किसी जगह पे चिंगारी लग गई और वो फायर पूरा प्लास्टिक ये समझो, ये पानी है, इसके ऊपर ये पूरा प्लास्टिक है, इस इधर किधर तो फायर लग गई, और ये फायर पूरी स्प्रेड हो गई ये पूरे प्लास्टिक एरिया पे, तो वो पूरा लेक ही जलने लग गया। सो दिस इज़ लाइक एनवायरमेंटल कंसर्न। ये अगर हर जगह होने लग गया इतने सारे लेक से देश में, तो हमको इसी न्यूज़ से सीख लेना चाहिए कि अभी यहाँ पे कोई तो हमको प्रिकॉशन क्या लेने चाहिए, या फिर हमको कौन सी एक्ट बनानी चाहिए, हमको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, ठीक है। इस न्यूज़ को हम ऐसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉलिटी में, प्रेसिडेंट सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विधानसभा 20 MLAs ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट ने सस्पेंड किया दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ MLAs को
अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अभी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है क्या? ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देखो डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बेसिक मतलब ये है कि आप एक अभी आप एमएलए हो, एमएलए होके भी आप कोई तो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट में भी आप किसी बड़े पोस्ट पे हो, समझो सीईओ हो, ठीक है, या एक कंपनी के, गवर्नमेंट के कंपनी के एमडी हो, तो यहाँ से भी आपको सैलरी आ रही है ना, ठीक है, और यहाँ से भी आपकी सैलरी आ रही है, यहाँ से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ से भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है ये वाला, क्योंकि आप ऑलरेडी एमएलए हो। तो अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो मतलब आप आपके जो पोजीशन है उसका मिसयूज़ कर रहे हो, और मिसयूज़ कर सकते हो, या मतलब आप एमएलए हो, समझो दिल्ली के, तो आप कुछ दिल्ली के दिल्ली के लोगों को ही टेंडर पास करा सकते हो, ये सब इश्यूज़ ना हो, इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अलाउ नहीं किया जाता। तो अभी इसमें ये हुआ कि कुछ लोगों पे ये आरोप था कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उनके पास, इसीलिए प्रेसिडेंट ने उनको सस्पेंड किया, रिमूव नहीं किया, सस्पेंड किया। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियन व्हाट्सएप लिंचिंग। देखो जब ये कोरोना का टाइम चल रहा था ना, तब भी बहुत देखा कि जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर बहुत सारे मैसेज आते थे, रिलीजियस मैसेजेस, कास्ट मैसेजेस, और समझो एक एरिया में ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के कुछ लोग ने कुछ तो किया, तो फिर क्या होता है ना, ऐसा कोई मैसेज व्हाट्सएप पे घूमने लग गया ना, उस कम्युनिटी को सब लोग गलत नज़र से देखने लगते हैं, और उसमें किसी ने कुछ इंसिडेंट हो गया, कोई चिंगारी लग गई, तो फिर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो सकती है, लोग मरने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप के मैसेजेस के वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, और बहुत सारी जगहों पर हुआ भी, लिंचिंग हुआ। लिंचिंग मतलब लोग आए गुस्से में, लोगों ने मॉब में एक इंसान को मार दिया, जस्ट एक व्हाट्सएप के मैसेज के बेसिस पे, कोई एविडेंस प्रूफ देखा नहीं, कोई पुलिस बीच में आ नहीं पाई, तब तक वो लोग ने मार दिया था। ठीक है, तो ये ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट देख रही है, रेगुलेशंस बना रही है, पुलिस नज़र रख रही है, तो पर हमको ये न्यूज़ मालूम होनी चाहिए कि क्या हो रहा है टेक्नोलॉजी का मिसयूज़। ठीक है, या फिर मिसयूज़ नहीं बोल सकते, पर मिसयूज़ ही है, बट हाउ इट इज़ अफेक्टिंग द सोसाइटी। नेक्स्ट इज़ एनवायरनमेंट। हैवी रेनफॉल कॉजेज 2018 केरला's floods and it is worst flood to hit the state in a century। अब ये देखो फ्लड है, आपको लगेगा फ्लड है तो मोस्टली रिवर के वजह से हुआ होगा, हाँ ठीक है, रिवर के वजह से भी होता है, बट केरला, आप थोड़े वेस्टर्न घाट्स एरिया में आते हो ना, तो वहाँ पे लैंडस्लाइड इज़ अ वेरी बिग इशू। लैंडस्लाइड, जब फ्लड आता है, पानी आता है, तब लैंडस्लाइड हो जाए तो बहुत ज़ोर से पानी निकलता है, और फिर वो जब बहुत ज़ोर से निकलता है, समझो यहाँ पे एक माउंटेन है जो पहले पानी को प्रोटेक्ट कर रहा था, अभी वो लैंडस्लाइड की वजह से टूट गया, तो ये सारा पानी आएगा यहाँ पे गांव में चला जाएगा, तो फिर गांव के लोगों को अफेक्ट करेगा, जाने जाएगी। ठीक है, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक विथ चेंजिंग क्लाइमेट एंड मोर पीपल स्टेइंग in a particular area which is prone to floods, what precautions we need to take, what policies we can make, for safety of people। So आपको न्यूज़ से एक आइडिया पता चलता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर आप उससे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। आपको पहले प्रॉब्लम तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, पॉलिटी एंड सोसाइटी। 5 judge bench of Supreme Court of India unanimously decriminalized Section 377 of IPC, which criminalizes homosexuality in Navtesh Singh Johar versus Union of India। देखो ये सेक्शन 377 जो डीक्रिमिनलाइज हुआ था, अभी इसका मतलब क्या है? देखो बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, बहुत डेप्थ में न्यूज़ बहुत जगह पर लेके गई है। बेसिक इसका मतलब ये है कि जो सेम सेक्स, समझो मेल या फीमेल पहले जो था, इनके रिलेशन को, भले ये कंसेंटिंग हो, मतलब 2 मेल अगर कंसेंटिंग या फिर 2 फीमेल समझो कंसेंटिंग भी है कि हमको एक साथ फिज़िकल होना है, तो पहले इस चीज़ को एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता था। बट अभी से अगर 2 फीमेल्स कंसेंट है, ठीक है, कंसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उनका कंसेंट है एक दूसरे के लिए, तो वो उस एक्ट में क्या बोलते हैं, फिज़िकली इंटीमेट हो सकते हैं, तो उसको अभी क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा।
हाँ, विदाउट कंसेंट जो भी होगा तो वो क्रिमिनल एक्ट है, बस यही है। ठीक है, अभी और डिमांड्स बढ़ते हैं उनके कि वो इट शुड कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रीडम फॉर मैरिज ऑल्सो, बट अभी तक यही डिक्रिमिनलाइजेशन हुआ। और आईपीसी का है, हाँ आईपीसी का, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है, आर्टिकल नहीं है, ये सेक्शन है, वो भी आईपीसी का, इधर मिस्टेक मत करना। नेक्स्ट, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी IL&FS डिफॉल्टेड द पेमेंट ऑब्लिगेशन टू लेंडर्स एंड फेल टू मीट इट्स कमर्शियल पेपर रिडेम्पशन ऑब्लिगेशन, देयरबाय ट्रिगरिंग द लिक्विडिटी क्राइसिस इन मार्केट। देखो IL&FS एक कंपनी है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। मतलब ये क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना बहुत बड़े बड़े, जैसे कि 1000 करोड़ 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिसके लिए समझो एक कंपनी है XYZ कंपनी है, ये लोन, क्योंकि उस कंपनी के पास पैसा नहीं होता तो ये लोन लेती है। ठीक है, समझो 1000 करोड़ का, तो इतना बड़ा लोन जो होता है ना, ये बैंक्स नहीं देती, बैंक्स तो अपन को लोन देती है हाउसिंग वगैरह के लिए 7% पे 8% पे, समझो 40 लाख 50 लाख, हाँ ये 1000 करोड़ वगैरह की बात है। तो इसके लिए अलग से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होते हैं जो स्पेशलाइज्ड एरिया, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक एरिया है ना, तो 1000 करोड़ का लोन लिया XYZ कंपनी ने, और समझो ब्रिज का काम है, हाँ, और ब्रिज बनाना चालू हो गया, और लोन का रीपेमेंट भी होता है ना, समझो 2 साल के बाद मैं 100 करोड़ दूंगा, हाँ 4 साल के बाद मैं 500 करोड़ दूंगा रिटर्न। तो अब क्या हो रहा है कि ये 10 साल हो गए, और ये जो कंपनी थी XYZ जिसने लोन लिया था 1000 करोड़, उसने एक भी रुपए वापस नहीं दिया। बोले कि यार इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट तो ठप हो गया, बंद हो गया, अभी हम लोग के पास, हमने प्रोजेक्ट बनाया है नहीं, और गवर्नमेंट के कुछ रेगुलेशन वगैरह की वजह से वो प्रोजेक्ट आगे नहीं गया, तो अब हम लोग क्या करें, हमारे पास पैसे हैं नहीं। तो पैसे हैं नहीं मतलब पहले 1000 करोड़ लिए और दे रहे कुछ भी नहीं है, तो ये कंपनी डूब गई ना जिससे लिया था, जो कि IL&FS थी। तो ऐसे 2-4 इंसिडेंसेस हो गए, तो ये कंपनी पूरी ही डूब गई। अगर ये डूब गई, समझो 4000 करोड़ मार्केट में का पैसा डूब गया, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, देयरफॉर इट ट्रिगर्ड पैनिक एंड लिक्विडिटी क्राइसिस इन द मार्केट। लिक्विडिटी क्राइसिस हो गया, मतलब अभी लोगों को लोन देने से सब लोग डर रहे हैं, लेने से या देने से भी, तो वो इकोनॉमी को अफेक्ट करने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट, सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अलाउज एंट्री ऑफ वुमेन टू साबरीमाला टेम्पल। देखो साबरीमाला टेम्पल का इशू ये था कि वहाँ पे वुमेन को एंट्री नहीं थी, मेल्स जा सकते थे, और इसके पीछे का एक रीज़न ये था कि जो वहाँ के डेटी है, भगवान है, ही वॉज अ ब्रह्मचारी, तो इसीलिए वहाँ पे वो कल्चरल, पहली बात तो ये है कि वो कल्चरल स्पेसिफिक एक टेम्पल का पर्टिकुलर इशू है, ये पूरे देश में ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे फिर वो केस गई सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि वुमेन शुड बी अलाउड इन द टेम्पल, साबरीमाला टेम्पल। ठीक है, तो वो काफ़ी डिबेट्स हुई, बट एट द एंड ये माना गया कि दे कैन एंटर। तो इसमें ये सोसाइटी भी और पॉलिटी का भी इशू है। इसमें देखो फंडामेंटल राइट का इशू है एक, कि हमें क्यों रोका जा रहा है फीमेल्स से, एंड एक सोसाइटी या फिर रिलीजियस राइट्स का भी एक इशू है। मतलब वो जो रिलीजन है इस टेम्पल का, तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ की हमारी कुछ मान्यताएं हैं, आप उनको रिस्पेक्ट करें प्लीज़, ऐसा। तो ये दिस वर्सेस दिस हो गया था, और उसमें वो सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर फीमेल्स को अलाउ किया उस टेम्पल में। नेक्स्ट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन रेलवेज पैसेंजर ट्रेन हिट अ क्राउड ऑफ पीपल in outskirts of Amritsar, Punjab, killing at least 59 people and injuring approximately 100 more. The crowd had gathered to watch celebration of festival of Dasera. देखो आप देख रहे हो ये ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे दशहरा का फेस्टिवल चल रहा था, और इनको किसी को पता ही नहीं चला, यहाँ से एक ट्रेन आई, यहाँ से एक ट्रेन आई, और ये सब इतने सारे लोग मारे गए उसमें, 59 पीपल किल्ड। अभी इसमें किसकी मिस्टेक है, ये आप समझ सकते हो लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू है। पुलिस ने वहाँ पे थोड़ा मेंटेन करना चाहिए था, लोगों का खुद का सिविक सेंस भी होना चाहिए, लोगों का खुद का सिविक सेंस भी होना चाहिए, दैट वाज नॉट देयर। कि यार हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, कोई ट्रेन आई तो वगैरह,
तो इसमें it was a very unfortunate event and it shouldn't have happened, but what we can learn as citizens plus what we can learn as police officers is ऐसी सिचुएशन अगर हो सकती है, देखो आपके पास एक बार एक न्यूज़ की वजह से आपके पास एक एग्जांपल आता है कि ऐसी सिचुएशन कहीं पे तो हो गई थी, उससे हमको लर्निंग लेनी है। हाँ, हमको लर्निंग लेनी है कि ये वापस कहीं पे ना हो। नेक्स्ट हिस्ट्री से रिलेटेड है, मॉडर्न हिस्ट्री से। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी एट गुजरात। It's around 597 feet. It is much taller than Statue of Liberty US का। ठीक है, सो सी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्टैचू है। इट हैज़ मैनी इम्पोर्टेंसेस। एक तो हिस्टोरिकल है, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड, प्लस इंटरनेशनल भी है। एक इंटरनेशनली एक बहुत ज़्यादा रिकग्निशन मिलता है, जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी इतना फेमस है, वैसे ही अब स्टैचू ऑफ यूनिटी भी फेमस है। ठीक है, सो ऑल द पॉलिसीज़, हम कोई भी चीज़ इमोशंस में नहीं करते, उसके पीछे बहुत सारे इम्प्लीकेशन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, हर चीज़ हर एक डिसीजन के पीछे होती है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट। दिल्ली वॉज एनगल्फ्ड विद वर्स्ट फॉग ऑफ द सीजन विथ विजिबिलिटी ड्रॉपिंग टू ज़ीरो, फ्लाइट एंड ट्रेन सर्विसेज पर। देखो ये दिल्ली है, इतना सारा फॉग आ जाएगा तो एक्सीडेंट हो गए। हाँ, ट्रेन, एरोप्लेन की विजिबिलिटी कम हो जाएगी, ऑपरेशंस कम हो जाएंगे। और दिल्ली कैसे है ना, दिल्ली लैंडलॉक्ड है, किधर सी वगैरह नहीं हो, और ऊपर से पंजाब हरियाणा रीजन से जब वहाँ पे एग्रीकल्चर के बाद क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर के बाद मतलब वहाँ पे जब बर्निंग ऑफ क्रॉप्स होता है ना, तो वहाँ का सारा धुआं दिल्ली में आ जाता है, तो ये भी फॉग को अफेक्ट करता है। सो दैट इज़ वाई नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट वी कैन डू। हम यहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं, एयर पॉल्यूशन क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। न्यूज़ से हमको पता चलता है इशू क्या क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये नेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ थे, अभी इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की न्यूज़ को देखते हैं अपन। ठीक है, इंटरनेशनल में अभी IRN पॉलिटी देखो, टर्की के प्रेसिडेंट है एर्डोगन, ही हैज़ अनाउंस्ड बिगिनिंग ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव एक्शन ऑन नॉर्दर्न सीरिया पार्ट, जहाँ पे कुर्दिश फोर्सेस है। देखो कुर्दिश और टर्किश मैं समझाता हूँ। देखो ये ना, ये सीरिया का ऊपर वाला पार्ट है, ये टर्की है, ये सीरिया है, और ये एक छोटा पार्ट है। ठीक है, कुर्दिस्तान कोई ऐसा कंट्री है नहीं, पर वहाँ पे ना एक ट्राइब है जिसका नाम कुर्ड है, KURD। ठीक है, और वो एरिया को कैप्चर किए हुए हैं और उनको कुर्दिस्तान बनाना है। तो ये टर्की के एरिया में भी आ रहा है, सीरिया के एरिया में भी आ रहा है, तो इसीलिए उनमें कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल रिलेशन का एक न्यूज़ है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट इन चाइना हैव रिपोर्टेड टू क्रिएट अ फर्स्ट मंकी क्लोन यूजिंग सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, नेम ज़ोंगज़ोंग। तो क्लोन बनाए मंकी के, किस टेक्नोलॉजी से? सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफ़र, सोमैटिक सेल्स का न्यूक्लियर ट्रांसफ़र। मंकी के बॉडी में से ही सोमैटिक सेल को निकाला और दूसरा मंकी बनाया बेसिकली। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी यहाँ तक पहुँच गई है। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। SpaceX सक्सेसफुली कंडक्टेड इज मेडन फ्लाइट ऑफ इस मोस्ट पावरफुल रॉकेट फैल्कन हैवी। ठीक है, ये फैल्कन हैवी है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो SpaceX है ना, एक प्राइवेट कंपनी है। हाँ, बड़े प्लेयर्स को नासा है, इसरो है। अभी नासा के पास बहुत पैसा है, गवर्नमेंट बैकिंग भी है, बट SpaceX प्राइवेट है। प्राइवेट कंपनी ने देखो 1000 करोड़, 500 से 1000 करोड़ के बीच में कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो इतना, और वो भी उनके डॉलर्स में। ये रुपीज़ में बोल दिया मैं, डॉलर्स में इतना पैसा ना गवर्नमेंट ही देती है। प्राइवेट कंपनी इतना बड़ा रिस्क ले रही है
कि रॉकेट चलेगा नहीं चलेगा। उसमें भी स्पेसएक्स के 2-3 रॉकेट ना फेल हो गए थे, 2-3 बार उड़ाया था और वो हवा में ही फूट गए थे। तो इतना लॉस होने के बाद भी स्पेसएक्स ने, इलॉन मस्क जिनकी कंपनी है स्पेसएक्स, उन्होंने वापस वो रॉकेट बनाया और वो रॉकेट ऊपर गया और वापस आके खुद लैंड हुआ खुद से, ठीक है। और ये बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि ये रीयूजेबल बन गया। ये पहले क्या होता था, जो यूज़ कर दिया, अब ये रीयूजेबल बन गया। तो हम बहुत बार स्पेस फ्लाइट्स भेज सकते हैं, वापस ला सकते हैं। तो ये हमारे टेक्नोलॉजी के लिए और आगे के रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कवरी नहीं बोलते, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, यूरोपियन जापानीज स्पेसक्राफ्ट जिसको बेबी कोलंबो बोलते हैं। इट हैज़ लॉन्च ए 7-year जर्नी टू मर्क्यूरी प्लानट के रिसर्च के लिए बेबी कोलंबो है। नासा का इनसाइट मिशन है जो लैंड किया है मार्स पे, मार्स, मर्क्यूरी और ये फैल्कन हैवी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेस के एरिया में के डेवलपमेंट्स थे। नेक्स्ट पॉलिटियन आया, चाइनाज गवर्नमेंट अप्रूव्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज टू रिमूव टर्म लिमिट फॉर इट्स लीडर्स। अभी जो चाइना के प्रेसिडेंट थे शी जिनपिंग, उनको प्रेसिडेंट फॉर लाइफ भी बोल सकते, क्योंकि शी जिनपिंग के पास, देखो यूएस में कैसा है ना, मैक्सिमम 2 टर्म्स तक आप प्रेसिडेंट रह सकते हो। जैसे कि बराक ओबामा 2 बार बने थे, ठीक है, उसके बाद उनको अलाउड नहीं है। बट चाइना में पहले ऐसा था, बट अभी वो लोग ने ये रिस्ट्रिक्शन निकाल दिया। अब शी जिनपिंग कितने भी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। शी जिनपिंग कौन है, जनरल सेक्रेटरी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, आपको पता है ना कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, ठीक है। वहाँ के जनरल सेक्रेटरी मतलब उधर के हेड पोस्ट पे है और वही वहाँ के प्रेसिडेंट भी है, ठीक है। तो इसमें से क्या क्या समझा, चाइना का पॉलिटी कैसा है, कम्युनिस्ट। चाइना का टर्म्स रिमूव कर दिया गया। इससे क्या होता है ना, ये अगर आप, ये क्यों है 2 टर्म्स क्यों है यूएसए में डेमोक्रेसी 2 टर्म्स क्यों, अगर आपको पास बार बार एक ही इंसान को पावर देने लग जाए ना तो वो अथॉरिटेरियन बन जाता है। इसीलिए 2 टर्म की लिमिट रखी है यूएसए में, पहले चाइना में भी थी बट अभी वो निकाल दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट एनवायरनमेंट रिलेटेड न्यूज़ है, द वर्ल्ड्स लास्ट मेल नॉर्दर्न वाइट राइनो डाइज, लास्ट था ये। अब ये जो सब स्पीशीज़ है राइनो की, ये एक्सटिंक्ट हो गई, पूरी दुनिया से ख़त्म हो गई ये स्पीसीज़। हमारी जो रेड डेटा बुक है ना, रेड डेटा बुक IUCN की, ठीक है, इसमें ये एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट होता है। ये जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं ना, तो समझो ये यहाँ 500,000 हो गए, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये 500,000 से लास्ट रह गया था ये, एंड ही हैज़ ऑल्सो डाइड, तो पूरी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। तो ये एनवायरनमेंट के लिहाज से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। कुछ स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है, कुछ स्पीसीज़ बहुत बढ़ते जा रही है। Next, society and security. In over 900 cities internationally, people participate in demonstration against gun violence and mass shooting, calling for control of in the March for Our Lives. देखो मार्च फॉर आवर लाइफ्स मूवमेंट चली। आपको पता है यूएस में ना आपको गन रखना अलाउड है। अभी वो उधर के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस है, बट आपके पास गन रखना आपके पास अलाउड है। तो गन आप कहीं पे भी लेके भी जा सकते हो। इंडिया में अलाउड नहीं है, इंडिया में आपको लाइसेंस लगता है, यूएस में आपको लाइसेंस पर्टिकुलरली नहीं लगता। तो आप गन लेके ना, कोई भी बच्चा 18 साल का बच्चा भी गन ले सकता है। तो इसलिए वहाँ पे इतने सारे इंसिडेंसेस हो रहे थे, जो फ्रस्ट्रेटेड डिप्रेस्ड लोग, वेल नॉट डिप्रेस्ड बट फ्रस्ट्रेटेड लोग जो थे, उनका गुस्सा कहीं निकलना नहीं था, तो वो लोग जाके गन लेके जाके किसको भी शूट कर रहे थे और ऐसे मास शूटिंग्स हो रहे थे। ये बहुत ज़्यादा बार होने लगे थे, इसीलिए ये मूवमेंट चल रही है मार्च फॉर आवर लाइव्स। कोई भी इशू होता है ना, जैसे कि ब्लैक लाइव्स मैटर बीच में चली थी, ब्लैक लाइव्स मैटर, मार्च फॉर आवर लाइव्स, ये सब मूवमेंट चलते हैं। उसमें से फिर लेजिस्लेशन बनते हैं, फिर लॉ बनता है, एक्ट बनता है, पर उसके लिए मूवमेंट पहले चालू होते हैं और ये पहले से होते आ रहा है, ठीक है। जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नो कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इससे आपको इंडिपेंडेंस मिला, ठीक है। वैसे ही हर चीज़ के लिए मूवमेंट्स होते हैं, फिर वो बड़े बड़े चेंजेस किए जाते हैं। इसको आप इस सब से कनेक्ट करो। ऐसा अगर आपको कोई तो न्यूज़ मिली तो उसको आप आपके बेसिक नॉलेज से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशन, सीरियन सिविल वॉर, सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है। देखो सिविल वॉर मतलब क्या,
सिविल वॉर मतलब क्या? वॉर मतलब समझो इंडिया पाकिस्तान, ये हो गया वॉर। बट सिविल वॉर मतलब क्या? पाकिस्तान के अंदर अंदर ही वॉर चल रहा है, और वो भी किस में चलता होता है? मिलिट्री वर्सेस गवर्नमेंट। देखो, आपको पता है कि पाकिस्तान में मिलिट्री के पास बहुत पावर है, तो मिलिट्री तख्ता पलट कर देती है, ठीक है। मिलिट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाती है और बोलती है अब हम हेड, तो इसको सिविल वॉर बोलते हैं। तो वैसे सीरिया में भी चल रहा है, ठीक है। तो उसमें अभी क्या हो गया, बहुत सारे इंसिडेंसेस हो गए। क्लोरीन केमिकल अटैक किया गया था डूमा एरिया में, मिलिट्री से गौटा एरिया में। अभी यूएस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस भी उतरे हैं, वो लोग ने बॉम्बिंग किया सीरियन मिलिट्री के अगेंस्ट। किसको, क्यों किया? क्योंकि गवर्नमेंट को बचाना है, कि मिलिट्री अथॉरिटेरियन बन रही है वहाँ पे। तो ये इशू चल रहा है सीरियन सिविल वॉर का, और उसमें बहुत ज़्यादा जाने जा रही है, लाइफ अफेक्ट हो रहा है। देखो ये कुछ इमेजेस हैं, बिल्डिंग्स टूट रहे हैं, लोगों को रहने को जगह नहीं है। और डेवलपमेंट कब होगा? डेवलपमेंट होगा ही नहीं अगर ये सिविल वॉर जब तक चलता रहता है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कंट्री इज़, पहले ये हर एक कंट्री के स्टेजेस होते हैं। सिविल वॉर होता है, इंडिपेंडेंस होता है, गवर्नमेंट बनती है, डेमोक्रेसी आती है, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। अभी यूएस जो है वो ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ पे पहुंच गया है। ये सब स्टेजेस से यूएस निकल गया। इंडिया डेमोक्रेसी लेवल पे, गवर्नमेंट अभी समझो म्यांमार में वगैरह गवर्नमेंट अभी बन रही है। इंडिपेंडेंस बहुत सारे कंट्रीज़, और सिविल वॉर ये सीरिया वगैरह कंट्रीज़ में। तो ये जो वर्ल्ड है ना, हर एक कंट्री अलग अलग स्टेज पर है, और उस हिसाब से वहाँ का डेवलपमेंट है और लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, सोसाइटी। Cinemas open in Saudi Arabia for the first time since 1983 with American film Black Panther chosen as first to be screen. Saudi Arabia allows women to drive. देखो सऊदी अरेबिया में ना अभी काफ़ी ओपन अप हो रहा है। काफ़ी टाइम तक बहुत हार्श रूल होते थे वहाँ पे एंटरटेनमेंट वगैरह पे, और वुमेन को ड्राइव करना अलाउड नहीं था। बट नाउ इट इज़ ओपनिंग अप, ओके। तो वहाँ पे ये सब अलाउ हो रहा है। और उसके उल्टा अफ़गानिस्तान में हो रहा है, तालिबान रूल के अंडर। जो पहले फ्रीडम मिली थी एजुकेशन के लिए वगैरह वुमेंस को, वो वापस ली गई है। अभी उनको बाहर निकलना, एजुकेशन, ये सब अलाउड नहीं है। तो पैरेलली आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल रिलेशन। किम जोंग उन, ओके, क्रॉसेस इनटू साउथ कोरिया टू मीट प्रेसिडेंट मून जे-इन to become first North Korean leader to cross delimitation zone since 1953 के बाद। देखो आपको नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ना इंडिया पाकिस्तान जैसे दुश्मन है, और नॉर्मल दुश्मन नहीं है, बहुत गंदे लेवल के दुश्मन है, ठीक है। वो एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये लोग ने डेमोक्रेसी फॉलो की है, और ये लोग ना कम्युनिस्ट है, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन जो है, ठीक है। तो अभी ये इतने 1953 से एक इंसान यहाँ पे आया भी नहीं था साउथ कोरिया में। चिपक के कंट्रीज बहुत छोटी है, पर 1953 से उनका कोई प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं आया था। इतने सालों बाद पहली बार कोई तो आया। और ये सब के पीछे का रीज़न क्या है? नॉर्थ कोरिया, जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट थे ना, ही हैड टेकन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स टू ये दोनों के कंट्रीज़ के बीच में का जो वॉर लाइक सिचुएशन है वो कट डाउन करे, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया यूनाइटेड स्टेट की समिट हुई थी सिंगापुर में। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प दिख रहे हैं आपको, किम जोंग उन दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मिले थे। बहुत बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो रिपब्लिकन है, तो रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेटिक होते हैं। डेमोक्रेटिक जो बाइडेन है, ठीक है। तो ये जो डेमोक्रेटिक है उनकी पॉलिसीज़ अलग है। ये इनके दुश्मन ना रशिया है, और रिपब्लिकन है ना इनके दुश्मन चाइना है, ठीक है। आप जब देखोगे, जब डोनाल्ड ट्रम्प थे ना प्रेसिडेंट यूएस के, तब रशिया के साथ कोई इश्यूज़ नहीं थे, पर चाइना के साथ थे। अब जब जो बाइडेन बन गए ना वापस प्रेसिडेंट, तो फिर रशिया के साथ इश्यूज़ बढ़ गए और चाइना के साथ इश्यूज़ कम हो गए। तो समझ रहे हो आप? ये आपको जो ऊपर से मैंने बताया कि यार वर्ल्ड पॉलिटिक्स भी कैसा चलता है आपको पता होना चाहिए इन जनरल। और इसके पीछे की पॉलिटी है रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक वाली। सिक्योरिटी आना है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अनाउंसेस हिज इंटेंशन टू विड्रॉ फ्रॉम ईरानियन न्यूक्लियर अग्रीमेंट, ओके।
ईरान का न्यूक्लियर एग्रीमेंट है जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं, ये 2015 में आया था। इसमें चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स प्लस जर्मनी है। इसमें क्या है, ईरान जो है, ईरान हैज़ agreed टू सिग्निफिकेंटली कट इट्स एनरिच्ड यूरेनियम हैवी वाटर। ठीक है, जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट हुआ है ना ईरान में, अब ये बॉम्ब बन सकता है, बॉम्ब बन सकता है, न्यूक्लियर बॉम्ब। इतना डेवलपमेंट हो गया तो उसको ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा, इसीलिए यूएस उसके ऊपर बहुत दबाव डाल रहा है। नहीं तो अगर वो देखो, जो भी न्यूक्लियर पावर बनता है ना, वो वर्ल्ड पावर बन सकता है, तो यूएस डर रहा है, तो इसीलिए यूएस अपनी पूरी ताकत लगा के उसको दबा रहा है। ठीक है, और ईरान इतना भी डेवलप नहीं है कि वो यूएस के अगेंस्ट जा पाए, इसीलिए वो एक ट्रीटी हुई थी जिसको ईरानियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन बोलते हैं, जिसमें ईरान ने बोला था कि हम ठीक है न्यूक्लियर डेवलपमेंट इतना नहीं करेंगे, बस समझो पहले हम लोग 100% पे करने वाले थे, अब हम लोग 10% पे करेंगे, तो लिमिटेशन आ गई ना। ठीक है, नेक्स्ट सोसाइटी। द वेडिंग ऑफ प्रिंस हैरी एंड मेगन मार्कल वॉज हेल्ड एट सेंट जॉर्ज कैप। देखो ये वेडिंग है, अभी आपको लगेगा इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों है भाई, न्यूज़ बड़ी है क्योंकि ये रॉयल फैमिली है। ठीक है, रॉयल फैमिली है ब्रिटेन की, इसमें सिर्फ रॉयल लोग को अलाउड था। ये तो जैसे बगावत हो गई, एक जाति के कोई निचले जाति के लड़के ने ऊपरी जाति की लड़की से शादी कर ली टाइप, जहाँ पे इंडिया में आप तो देखते हो कि काट दिया जाता है, पूरा ख़त्म कर दिया जाता है, तो ये रॉयल लेवल पे हुआ और ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा हुआ नहीं था पहले रॉयल फैमिली, तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट है वर्ल्ड लेवल के लिए भी। आप उस स्टोरी को ऐसे मत देखो, क्या बोलते हैं शादी हुई इनकी, नहीं, आपको एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट ये देखना है कि वाई इट इज़ बिग न्यूज़। इट इज़ बिग न्यूज़ क्योंकि इंडिया में ये लोअर कास्ट हायर कास्ट का इशू है मैरिज में। ठीक है, तो उससे आपको इससे रिलेट करने का है, दिस इज़ हाउ यू शुड सी द न्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी। यूरोपियन यूनियंस का GDPR, जिसको बोलते हैं जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, कम्स इनटू इफेक्ट। अब ये प्राइवेसी कंट्रोल के लिए। GDPR क्या है, देखो क्या हो गया था ना, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ गए थे, क्योंकि फेसबुक के पास जो भी डेटा आता था ना, इतने सारे लोग फेसबुक पे थे, उनका डेटा ना फेसबुक अलग अलग कंपनीज़ को दुनिया भर में बांट देता था, तब कोई डेटा प्राइवेसी के कोई लॉज नहीं थे, इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने पहला ये लॉ लाया कि भाई अपने हमारे मर्ज़ी के सिवा आप यूरोपियन यूनियन के लोगों का कोई भी डेटा किसी भी जगह पे ऐसे ही नहीं दे सकते, आपको बहुत सारे परमिशन लेने पड़ेंगे। इससे ये डेटा प्राइवेसी के लिए है। हाँ, डेटा जो है आपका, आप कहाँ पे हो, क्या क्या फ़ोटोज़ डालते हो, कौन आपके दोस्त है, अगर ये सब डेटा किसी को भी मिलने लग गया तो फिर प्राइवेसी पर कितना बड़ा इशू आ जाएगा। इसीलिए फर्स्ट स्टेप है GDPR, यूरोपियन यूनियन ने लिए, वो धीरे धीरे इंडिया हर एक जगह पे जाने लगेगा। सो दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेप इन डेटा प्राइवेसी। ठीक है, नेक्स्ट स्पोर्ट्स। देखो 20, ये ऐसी कोई बड़ी क्या बोलते हैं यूपीएससी कॉन्सेप्चुअल न्यूज़ नहीं है, तो फैक्चुअल है थोड़ी। 2018 का फीफा का वर्ल्ड कप फुटबॉल का रशिया में हुआ था और फ्रांस ने जीता था। ठीक है, क्योंकि ये 4 साल में एक बार होता है, तो यू जस्ट नीड टू नो इट। नेक्स्ट इकोनॉमी। US imposes tariff on 34 sorry US tariffs on of US $34 billion on Chinese goods। ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये टैरिफ्स लगाए। टैरिफ्स मतलब, अभी टैरिफ वर्ड को ये मत समझो, ये टैक्स ही है समझो। जो चाइना से गुड्स आ रहे थे ना, समझो पहले 100 करोड़ के आते थे तो टैक्स सिर्फ 10 करोड़ लगता था, अब जब 100 करोड़ के गुड्स आ रहे हैं ना, तो टैक्स 40 करोड़ लगाने लग गई है USA, तो चाइना का तो नुकसान हो जाएगा ना, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक वॉर। और ये US और चाइना में इकोनॉमिक सुपर पावर बन रही है ना चाइना, तो US को रोकना है उसको। देखो मैं वही बोल रहा था, ट्रम्प रशिया के अगेंस्ट नहीं जा रहा, ट्रम्प चाइना के अगेंस्ट जा रहा है इकोनॉमिक एरिया में। ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज लार्जेस्ट ट्रेड वॉर इन इकोनॉमिक हिस्ट्री। चाइना भी रिटेलिएटरी क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन लाएगी, मतलब जो US से गुड्स आते हैं, अभी कितने तो आप देखोगे कि आईफोन की जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में होती है, क्योंकि चाइना में लेबर कंपैरेटिवली चीपर है और बहुत सारा लेबर है, तो फिर चाइना भी बहुत सारा टैक्स लगाएगी US पे, वो चलता रहता है इकोनॉमिक वॉर बोलते इसको। नेक्स्ट इकोनॉमी। EU और जापान, यूरोपियन यूनियन और जापान इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये एक फ्री ट्रेड पार्टनरशिप है। फ्री ट्रेड मतलब क्या बेसिकली,
फ्री ट्रेड मतलब देखो समझो, ये एक कंट्री ए है, ये कंट्री बी है, ठीक है, इधर से इधर गुड्स जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, समझो मोबाइल है, ए से बी में जा रहा है, तो बी कंट्री ना 10 लाइसेंस पूछेगी, ये अग्रीमेंट हुआ क्या, ये अग्रीमेंट हुआ क्या, ये सेफ्टी, ये सेफ्टी, ये सेफ्टी, ये अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट, ऐसा सब है, तो ही इस मोबाइल को यहाँ पे लाएगी और बेचा जाएगा। तो ये ट्रेड बैरियर्स हो गया, और इसमें बहुत सारे टैक्स भी लगेंगे, जो बी लगाएगी। बट जब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ना, तो ये सब बहुत मिनिमल हो जाएगा, सिर्फ एक सर्टिफिकेट लगेगा, बस ख़त्म, और फिर ए वाला मोबाइल बी में आप बेच सकते हो, ठीक है, और टैक्स भी कम लगेंगे। तो जब ऐसा होता है ना, तो दो कंट्री के बीच में इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बढ़ते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज़ के बढ़ती है, तो इसीलिए इसको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बोलते हैं। और ये पूरे यूरोपियन यूनियन और जापान के साथ हुआ है, तो इट इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट, बहुत बड़ा ट्रेड जोन कवर हुआ ना, 1/3 ऑफ टोटल जीडीपी कवर हो रही है, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इन न्यूज़। Next economy. The share price of Facebook dropped by almost 20% after company warns investors that user growth has slowed down. And following data leak scandal, over 109 billion is wiped out from the market. It's the largest single day loss in the corporate history. देखो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट आपको पता होगा, ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई भी न्यूज़ आती है तो मूवमेंट होती है। अब ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, फेसबुक इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट, ऑल बड़े 5 कंपनीज़ में आती है, और फेसबुक में ऐसे 2 न्यूज़ निकले कि यार यूज़र ग्रोथ थोड़ी कम हो रही है और डेटा लीक हो रहा है, तो इसकी वजह से ना कंपनी का पूरा इमेज ख़राब हो गया, और फट से एक ही दिन में $109 बिलियन। अभी मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, 1 मिनट, 1 बिलियन 100 करोड़ होता है, और 1 बिलियन बोलो, और 1 बिलियन और $1 जो होता है वो 80 रुपये होता है, तो 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़ इंटू 80, ये 1 बिलियन हुआ, 800 करोड़, और ऐसे 109 बिलियन डॉलर्स एक ही दिन में उड़ गए मार्केट में से, समझ रहे हो, पूरे दुनिया के लिए इकोनॉमिक झटका है वो। तो बड़े कंपनीज़ के साथ जब अभी समझो ये यूएस, तो यूएस का मार्केट गिर गया, अभी यही मैं क्यों बोला, अगर टाटा, टीसीएस है, रिलायंस है, ऐसी कोई न्यूज़ आई और ये कंपनी अगर डूब गई ना, ऐसा कुछ हो गया ना, तो इंडिया का मार्केट डूबेगा, आप सबके वैसे उड़ जाएंगे, क्योंकि इसलिए न्यूज़ का क्या मतलब हो सकता है, क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, ये मैं बता रहा था। नेक्स्ट इकोनॉमी, एप्पल जो कंपनी है यूएस की, बिकम्स वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक कंपनी टू अचीव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 1 ट्रिलियन। अभी अपन ने ऊपर क्या देखा, बिलियन देखा ना, $1 ट्रिलियन इज 100,000 करोड़, ये करोड़ में, और एक डॉलर मैंने बोला 80 रुपये, समझो, इंटू 80, इतना पैसा है किसके पास, एप्पल कंपनी के पास, तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, ख़रीदो और आईफोन आप ही पैसा दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट एंड पॉलिटी, देखो 5 लिटोरल स्टेट्स हैं, रशिया, कज़ाकिस्तान, अज़रबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान, ये कैस्पियन सी है, इसके बाजू में तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, रशिया, अज़रबैजान, ईरान है। तो ये सी जो है, इसका पानी किसको कितना मिलेगा, क्या इसका ये किसकी है, रशिया बोलती थी पूरी हमारी है, अज़रबैजान बोलती थी इतना है हमारा, ईरान बोलता है ये पूरा एरिया, ये पूरा सी हमारा है, तो ये लोग के बीच में ना हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता था। तो अभी ये लोग ने 5 ने मिलकर ना एक लीगल कन्वेंशन साइन किया है कैस्पियन सी पे, जो डिस्प्यूट जो था क्योंकि उसके बाद इसका भी लीगल स्टेटस, तो ये एरिया इतना मेरा, इतना मेरा, इतना मेरा, ये फ्री एरिया, इधर से कोई भी घूम सकता है, ऐसा लीगल स्टेटस अभी बन गया उसका, तो ये डिस्प्यूट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट, 15-year-old स्वीडिश ग्रेटा थनबर्ग स्टार्ट्स टू स्टे आउट ऑफ स्कूल इन अटेम्प्ट टू गिव अटेंशन टू क्लाइमेट चेंज। देखो ये बहुत फेमस फेस है, लाइक ये स्वीडन में थी, और लाइक क्लाइमेट चेंज इतने ज़ोर से हो रहा है इसके लिए, मतलब वो प्रोटेस्ट करी थी, और वो एक फेस बन गई, और वो बहुत फेमस फेस बन गई
यूरोप में देखो क्लाइमेट चेंज तो एक्चुअली अफेक्ट इंडिया अफ्रीका इनको कर रहा है, यूरोप का अभी तक इतना नहीं कर रहा, पर वहाँ पे कोई क्या होता है ना, यूरोप इतना फेमस और डेवलप कंट्री, उधर कोई भी इशू बहुत बड़ा बन जाता है। तो शी इज़ फेमस फॉर दैट क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग एंड लाइक शी इज़ अ फेस थ्रू विच वी ऑल गॉट टू नो लाइक द इंटेंसिटी ऑफ climate change. So that is why that is also important. Next, international relation. Washington Post journalist Jamal Khashoggi was murdered inside Saudi consulate in Istanbul, Turkey, triggering diplomatic crisis for Saudi Arabia. देखो अभी इसमें से क्या देखना है ना, ये जमाल खशोगी एक रिपोर्टर है जो सऊदी के थोड़ा सा अगेंस्ट लिखता था, तो ये टर्की में गया था, ठीक है, और ये वहाँ पे सऊदी की क्या बोलते हैं कॉन्सुलेट है, समझो आपको आपका क्या बोलते हैं पासपोर्ट वगैरह रिन्यू या फिर कुछ भी वीज़ा रिलेटेड आपके कंट्री के कॉन्सुलेट में जाके ही काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पे गया था तब उसका मर्डर हो गया। तो इसीलिए ना ये डिप्लोमेटिक, ये पूरे दुनिया को पता चल गया, फिर बहुत सारे बड़े बड़े चैनल से उन्होंने ये सबको कवर कर दिया, तो ये डिप्लोमेटिक क्राइसिस है। तो इंडियन फॉरेन सर्विस पे जा रहे हो तो ये इश्यूज़ आपको अलग तरीके से हिट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट। IPCC इंटरनेशनल प्लानिट क्या बोलते हैं इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज रिलीज स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग ऑफ 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्निंग रैपिड फार रीचिंग एंड अनप्रेसिडेंटेड चेंज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी इट इज़ नीडेड वाई टू कीप द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस। देखो वो बोल रहा है कि ये इंटरनेशनल पैनल है क्लाइमेट चेंज का, बहुत फेमस है, रिपोर्ट देता है रिसर्च करके और बोल रहा है कि बहुत तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमको इंटरनेशनल और बड़े लेवल पे रैपिड और फार रीचिंग चेंजेस करने पड़ेंगे, ताकि जो दुनिया का समझो एवरेज टेम्परेचर अभी 30 डिग्री, 30 ज़्यादा हो गया, 28 डिग्रीज़ है, तो ये 30 डिग्री ना बने, क्योंकि अगर ये इतना बन गया 2 डिग्री से बहुत होता है। अभी आपको लगेगा बस आप खुद का मत देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो टेम्परेचर चेंज नहीं संभाल पाते, फ़िश है, हाँ, प्लांट्स है, एग्रीकल्चर है, और हम ह्यूमंस हैं, हर एक चीज़ बहुत तेज़ी से अफेक्ट होगी, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज जब बढ़ता है तो समझो अगर मैं 30 डिग्री हो गया, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, समझो टेम्परेचर बढ़ गया, सनरेज बढ़ गए, तो जो पानी है रिवर्स और लेक में से ज़्यादा इवेपोरेट होगा, ज़्यादा बड़े क्लाउड्स बनेंगे, बहुत ज़्यादा बारिश होगा, फ्लड्स हो गए, तो ये छोटा चेंजेस बहुत आगे तक जा सकता है, डिस्ट्रक्शन होगा, लैंडस्लाइड हो गए फिर, ठीक है, और ऐसे नेचर चेंज करता रहेगा, क्रूअल बनता जाएगा और नेचर। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स। 700,000 people marched in the London demanding second referendum on the final Brexit deal। देखो ये ब्रेग्जिट क्या है ना, ब्रेग्जिट मतलब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से बोला कि हम अभी बाहर आएंगे। यूरोपियन यूनियन में था ब्रिटेन पहले, तो यूरोपियन यूनियन का कैसा होता है ना, सारे 50 जो भी जितने भी है, 50 नहीं है, आई डोंट नो रिमेंबर द नंबर, बट इट्स नियरली लाइक 30-40 की रेंज में है। तो वो लोग सब लोग मिलके कोई भी उनका क्या बोलते हैं, अगर समझो एम्प्लॉयमेंट है, हाँ, या फिर इंटर कंट्री ट्रांसफ़र है कुछ, तो सब पे एक मत होना चाहिए, इस हिसाब से होता है। पर अभी वो क्या हो रहा था, ब्रिटेन को ज़रा ज़्यादा अफेक्ट हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स ना फ्रांस जर्मनी में नहीं जा रहे थे, माइग्रेंट सारे ब्रिटेन में आ रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश थोड़ा सा इंग्लिश और डेवलप कंट्री है, और वहाँ के लोगों के जॉब्स जा रहे हैं, और इट इज़ अफेक्टिंग देम इन वेरियस वेज, इकोनॉमिकली ऑल्सो, सोशली ऑल्सो, एनवायरमेंटली ऑल्सो। तो ब्रिटेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, इसलिए ब्रिटेन बोला भाई तुम लोग के हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करूँगा। इसके वजह से ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट किया। आर्टिकल 50 ऑफ विच वॉज द ट्रीटी, जस्ट लेट मी चेक, वो उसको लिस्बन ट्रीटी बोलते हैं। सो सॉरी मेरी हैंड राइटिंग, क्योंकि ये क्या है ना, पैड पे थोड़ा सा
स्मूथनेस कम हो गया है। तो अभी आपको समझा कि हाँ, ब्रेग्ज़िट, इसकी वजह से ब्रेग्ज़िट हुआ, ठीक है, ब्रिटेन बाहर आ गया। तो ऑब्वियसली जब एक ये पॉलिटिकल डिसीजन है तो वहाँ के आधे लोगों को पसंद आएगा, आधे लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में रहने की वजह से आपको प्रोटेक्शन भी मिलता है, ठीक है, आप इजीली ट्रेड कर सकते हो अलग कंट्रीज़ के साथ। अब ब्रिटेन अलग हो गया तो सबको एक अलग अलग तरीके से पूरा एक फ्रांस, जर्मनी अलग तरीके से उनको ट्रीट करेंगे, तो वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल चेंजेस बहुत अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है। और ये बड़ी बात है यूरोपियन यूनियन में। नेक्स्ट सोसाइटी, फ्रांस एक्सपीरियंसेस इज वर्स्ट सिविल अनरेस्ट सिंस 1968 ड्यू टू येलो वेस्ट मूवमेंट। देखो ये येलो वेस्ट मूवमेंट, ये तो सब लोग येलो वेस्ट पहने, देख रहे हैं ये क्या है, ये मूवमेंट हुआ फ्रांस में, क्यों हुआ, क्योंकि जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसने अलग अलग चीज़ों पे, जैसे डीजल पे, इकोनॉमी पे टैक्सेस जो लगाए थे, जिसके इस जो सिटीजन्स थे दे वर नॉट हैप्पी विद इट, दे फेल्ट दैट दिस वाज टू मच हाई, वेरी हाई टैक्सेस, देयरफॉर दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। अभी प्रोटेस्ट जब चालू होता है तो उसको एक ना स्ट्रक्चर मिलना चाहिए, स्ट्रक्चर के लिए एक लीडर होना चाहिए, एक उनके कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, एम्स होने चाहिए, और एक मूवमेंट का तरीका, वे होना चाहिए। तो इसमें ये वे जो है, ये लोग ना, सब लोग ने ना ये पहना था येलो वेस्ट, तो उससे येलो वेस्ट नाम आया। तो किसी ना दुनिया में दिखने लग जाता है, वो जब दिखने लग जाता है तो इंटरनेशनल प्रेशर आता है, तो फिर इंटरनेशनल प्रेशर आएगा तो फ्रांस को अपने लॉज को पीछे लेना पड़ेगा, इसीलिए प्रोटेस्ट का ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, द यूएन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन रिपोर्ट्स दैट बाय द एंड ऑफ 2018 more than half, like 51.2% of the entire world population is now using internet। मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड के पास अभी इंटरनेट आ गया, ठीक है। सो या, सो दीज वर सम इंटरनेशनल न्यूज़, गॉट इट। अभी इसमें देखो, ये ना 2018 के मैंने न्यूज़ लिए, इसमें नेशनल, इंटरनेशनल दोनों न्यूज़ है, ठीक है, और ये मेजर न्यूज़ है। इट्स नॉट लाइक दिस इज सम फैक्चुअल न्यूज़, दिस लाइक द अप्रोच। जैसे मैंने ये नेशनल मेडिकल कमीशन वाला बिल जब मैंने लिया तो मैंने समझा है कि कैसे बिल्स आते हैं, कैसे प्रोटेस्ट होते हैं, स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं, और जब स्टेक होल्डर्स होते हैं तो गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, और फिर कैसे गवर्नमेंट बिल्कुल आती है। तो यहाँ पे इकोनॉमी समझा, सुप्रीम कोर्ट समझा, व्हाट्सएप समझा, फ्लड्स, नेचर समझा, इकोनॉमी समझा, ठीक है। वैसे वर्ल्ड में हम लोग ने इकोनॉमी, सिविल वॉर, डेवलपमेंट्स, इंटरनेशनल रिलेशन सब समझ लिए। इसके पीछे कैसे इसको एनालाइज करना है वो सब मैं बता रहा था, ठीक है। आई होप सो दिस वाज लाइक द फर्स्ट करंट अफेयर्स वीडियो आई विल बी मेकिंग 2019, 2020, 2021, 2022, 2023। 1 घंटे में इतना सब अपन एक घंटे वाले बना देंगे, और उसमें मेजर इवेंट्स अपन कवर कर लेंगे, विच आर लाइक फॉर IAS मेंस very important, and just like the way of thinking which is very important for any UPSC or IAS aspirant, okay. Thank you.